नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं कॉमर्स देव और आज हम अपना टॉपिक स्टार्ट करेंगे कि आपको होम लोन पे हाउस परचेज करना चाहिए या फिर रेंट पे हाउस लेना चाहिए और जो बाकी का बैलेंस बचता है, जो आपने ईएमआई से जो आपके पास बैलेंस बचता है उसे इन्वेस्ट करके उसे रखना चाहिए। ना आज हम इसी टॉपिक पे डिस्कस करेंगे कि आपको क्या ऑप्शन लेना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। बट जब भी हम ये डिसीजन ले रहे हैं, मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि ये डिसीजन इस बात पे बेसिस नहीं होगा कि आपके इमोशंस क्या कहते हैं। अगर आपको घर लेना है क्योंकि आपको घर लेना है तो आप लीजिए, कि अगर आपके इमोशंस कह रहे हैं कि हमें एक घर चाहिए तो आप लीजिए। और ना ही हम यहाँ पे कोई फ्यूचरिस्टिक अप्रोच अपना रहे हैं। फ्यूचरिस्टिक अप्रोच मतलब हम ये नहीं कह रहे हैं कि फ्यूचर में ये चीज़ें चेंज नहीं हो सकती। हो सकता है कि फ्यूचर में कुछ चीज़ें चेंज हो जाए और आज का आपका जो डिसीजन लिया गया है वो फ्यूचर के जो अकॉर्डिंगली वो सही ना हो, ठीक है। तो ऐसे में आपको सोच समझ के डिसीजन लेना है। बट आज की प्रेजेंट सिचुएशन में आपको क्या डिसीजन लेना चाहिए वो हम यहाँ बता सकते हैं। नाउ डिसीजन लेने से पहले हम यहाँ पे दो चीज़ों को कंपेयर कर रहे हैं। वो चीज़ें हैं कि जब आप लोन लेते हो तो आपको ईएमआई ऑप्शन मिलता है, और या फिर आप ईएमआई ऑप्शन ना लेकर के, मंथली ईएमआई ऑप्शन का पेमेंट ना लेकर के रेंट ऑप्शन सेलेक्ट करते हो, ठीक है। तो दोनों के बीच में आपको सेलेक्ट करना है। या तो आप ईएमआई ऑप्शन पे एक घर ले लीजिए या फिर रेंट ऑप्शन पे घर ले लीजिए। घर क्योंकि आपको रहने को सेम घर आप रेंट पे ले लीजिए और जो बैलेंस बचता है आप उसे इन्वेस्ट कर दीजिए। नाउ सेकंड नंबर पे जब आप ईएमआई ऑप्शन लेते हो तो हमें यहाँ पे हम लोन लेते हैं और लोन का जो प्रॉपर्टी की वैल्यू है उसका लोन लेते हैं और उसको 20 साल या 25 साल जो भी आपकी किस्त निकलती है उसमें पेमेंट करते हैं। और हमारे पास एक ही इस केस में हमारे पास केवल एक प्रॉपर्टी बचेगी जो जिसको हम संभाल के रखेंगे और यही हमारी एक एसेट जो है बनेगी। लेकिन अगर हम रेंट ऑप्शन लेते हैं तो यहाँ पे आपको क्या होगा कि रेंट जो है वो ईएमआई से काफ़ी कम होगा। इस वजह से आपको जो बैलेंस है वो कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करने को मिलेगा। यानी कि ईएमआई के अगर आप नहीं रहते हो तो रेंट जो है ईएमआई के इक्वल नहीं आता है। रेंट बहुत कम आता है। रेंट आता है प्रॉपर्टी के 2 से 3% के करीब आता है, जबकि ईएमआई 12% के करीब चली जाती है। नाउ जब आप देखते हैं कि ईएमआई से बहुत कम है रेंट, तो वो जो बैलेंस बचता है वो आप कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करके जो है उस इन्वेस्टमेंट से काफ़ी बड़ी प्रॉपर्टीज जो है खड़ी कर सकते हो, काफ़ी बड़ा फंड जो है क्रिएट कर सकते हो। नाउ अब अगर हम बात करें कि ईएमआई ऑप्शन में हमें कौन कौन सी चीज़ें चाहिए, तो ईएमआई ऑप्शन में हमें लोन अमाउंट चाहिए होगा, साथ ही साथ हमें इंटरेस्ट रेट चाहिए होगा और ग्रोथ इन प्रॉपर्टी वैल्यू, यानी कि प्रॉपर्टी वैल्यू में हर साल कितना ग्रोथ आ रहा है ये आपको खुद को निकालना पड़ेगा। क्योंकि लोन अमाउंट और इंटरेस्ट रेट ऑफकोर्स आपको बैंक से मिल जाएगा, बट जो प्रॉपर्टी की वैल्यू में ग्रोथ है वो नियरली नॉर्मली इंडिया के अंदर 8 से 10%, 6% से लेकर के 10% के बीच में रहती है, जो कि डिपेंड करता है जगह और उस जगह पे होने वाले चीज़ों परिवर्तन के बारे में, ठीक है। वहाँ पे जैसे मान लीजिए कभी डैम बन रहा है या कोई ब्रिज बन रहा है या फिर स्कूल्स, हॉस्पिटल्स बन रहे हैं या हाईवेज बन रहे हैं, तो हो सकता है वहाँ की जो प्रॉपर्टी की वैल्यू है वो जल्दी ग्रो कर जाए। लेकिन अगर मान लीजिए आपने कहीं सुदूर मतलब जहाँ पे बंजर भूमि है, जहाँ कहीं डेवलपमेंट नहीं है, अगर वहाँ लिया है तो हो सकता है कि वहाँ ग्रोथ इतना अच्छा नहीं हो। इसी तरीके से जब हम रेंट ऑप्शन देखते हैं तो आपको देखना पड़ेगा कि आपकी जो प्रॉपर्टी है उसका रेंट कितना है, ठीक है। नाउ उसके बाद सेकंड नंबर पे आता है एस्केलेशन क्लोज। एस्केलेशन क्लोज ये बताता है कि आपका रेंट एवरी ईयर कितने प्रतिशत से बढ़ेगा, ये कहलाता है एस्केलेशन क्लोज। उसके बाद आता है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, यानी कि आपके पास जो पैसा बचा हुआ रहेगा जो कि आप रेंट से बचा लोगे, यानी कि ईएमआई में आपको ज़्यादा पैसा खर्च करना पड़ता है, मैंने आपको बताया था। तो वहाँ से जो पैसा बचेगा क्योंकि आप ईएमआई नहीं पे कर रहे हो, तो उस पैसे को जब आप इन्वेस्ट करोगे तो उस इन्वेस्टमेंट से आपको कितना रिटर्न मिलेगा, कितना प्रॉफिट मिलेगा। तो नॉर्मली क्योंकि मैं यहाँ पे 11 से 12%, 13% के आसपास लेता हूँ, मैं 10 से 13% मान के चलता हूँ कि इतना रिटर्न तो आपको मिल ही जाता है। तो यहाँ पे मैं एक डमी फिगर ले रहा हूँ जिससे कि मैं आपको कैलकुलेट करके बता सकूँ। तो मैंने यहाँ पे लिया है कि हमारी जो प्रॉपर्टी है, हम प्रॉपर्टी को ख़रीद रहे हैं 30 लाख के अंदर, यानी कि हमारी जो प्रॉपर्टी है उसकी वैल्यू है 30 लाख और 30 लाख क्योंकि हमारी प्रॉपर्टी की वैल्यू है तो पूरा का पूरा बैंक जो है फाइनेंस नहीं करता है, वो नॉर्मली 70 to 80% करता है। तो हमने यहाँ 75% लेते हुए लोन का अमाउंट जो है 22,50,000 रखा है। इंटरेस्ट रेट हमने वापस से डमी फिगर है, जितने भी ये फिगर मैं ले रहा हूँ वो सब डमी फिगर है, ठीक है। इनका वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं है, मैंने केवल क्वेश्चन को सोल्व करने से लिया है। आप यहाँ पे जो भी आपका एक्चुअल फिगर निकल के आता है आप वहाँ लीजिए और जैसे जैसे मैं बताता जा रहा हूँ वैसे वैसे आपको कैलकुलेट करना है। ना इंटरेस्ट रेट हमने ले लिया। उसके बाद हमने देखा कि जो प्रॉपर्टी है, हमने रिसर्च की और हमने पाया कि जो हमारी प्रॉपर्टी है वो ग्रो करती है एट द रेट ऑफ 6%।
उसके बाद हमने देखा कि जो प्रॉपर्टी है वो 30 लाख की है, तो इसका जो किराया है, रेंट जो है, वो हमने वहाँ पे मालूम किया, तो वो निकल के आया था 7500 पर मंथ। उसके बाद हमने देखा एस्केलेशन क्लॉज जो है वो 10% था, यानी कि हर साल वो हमारे किराए में 10% की बढ़ोतरी करेगा, और रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट था 11.05%। नाउ अब हमें इसको एक मैं टेबल के रूप में दिखा देता हूँ ताकि आपको और ज़्यादा अच्छे से समझ में आए। हमने प्रॉपर्टी वैल्यू ली एंड देन लोन जो हमारा अप्रूव हुआ, लोन अमाउंट जो निकल के आया, रेंट पर मंथ, एंड देन ये सारी चीज़ें हमने यहाँ पे निकाली। नाउ यह सब निकालने के बाद अब हमें कैलकुलेशन करना है, तो चलिए बढ़ते हैं कैलकुलेशन की तरफ। सबसे पहले हमें ईएमआई को कैलकुलेट करना पड़ेगा। हालांकि अधिकतर बैंक आपको ईएमआई कैलकुलेट करके देते हैं, अधिकतर क्या, लगभग सारे बैंक आपको ईएमआई कैलकुलेट करके देंगे, लेकिन फिर भी अगर आप ईएमआई कैलकुलेट करना चाहते हैं तो मैं आपको यहाँ पे एक फॉर्मूला बता देता हूँ कि किस फॉर्मूले से आपको ईएमआई कैलकुलेट करना होता है। तो सबसे पहले आपको लोन अमाउंट लिखना पड़ता है, जो कि हमारे केस में था 22,50,000, एंड देन PVAF ये आपको लिखना पड़ता है, प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर, और प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर कैलकुलेट करने का ये हमारा फॉर्मूला है 1 - 1 डिवाइड बाई 1 प्लस आर यानी कि इंटरेस्ट रेट, और एन ये पावर में जाएगा ना, ये जो निशान है ये पावर का है, तो पावर यानी कि है ना, तो ऊपर जाएगा ये, तो एन यानी कि नंबर ऑफ टर्म्स यानी कि ईयर्स, ठीक है, ईयर्स ले सकते हो, क्योंकि हमारा जो ईएमआई है वो मंथली पेमेंट चलता है, तो यहाँ पे हमें नंबर ऑफ मंथ्स लेना है, ठीक है। टर्म्स का मतलब क्या हो गया, यहाँ पे मंथ्स हो गया, यानी कि जितने टाइम पे आप पेमेंट कर रहे हो, जितनी बार आप पेमेंट कर रहे हो वो होता है यहाँ पे, यानी कि आप हर बार मंथली पेमेंट करोगे, तो आपको अगर आप 20 ईयर्स कर रहे हो तो आपको 20 × 12 यानी कि 240 टाइम्स आपको पेमेंट करना पड़ेगा, और वापस से डिवाइड बाई आर जो कि हो गया आपका इंटरेस्ट रेट। नाउ यहाँ से जब मैंने ये फॉर्मूला लगाया और ईएमआई कैलकुलेट की, तो हमारा ईएमआई निकल के आया 19,883। नाउ ये हमें ईएमआई जो है हमें हर साल पे करनी है, और ये हमें पे करनी है 20 ईयर्स के लिए, और जब आप 20 ईयर्स के लिए पेमेंट करोगे तो आपका 30 लाख का लोन कंप्लीट जो है चुक जाएगा, और आपका जो प्रॉपर्टी है 30 लाख का वो आपकी हो जाएगी, कम्प्लीटली आपकी हो जाएगी। तो जब आप ईएमआई ऑप्शन देखते हैं तो हमारे पास केवल एक मात्र बचता है। देखिए, मैं जब ये जो कैलकुलेशन कर रहा हूँ ये मैं कर रहा हूँ फ्यूचरिस्टिक अप्रोच के बेसिस पे। फ्यूचरिस्टिक अप्रोच के बेसिस का मतलब होता है कि मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आज के 20 साल बाद अगर हम ईएमआई ऑप्शन लेकर के चले तो हमारे पास कितनी वैल्यू का एसेट होगा, यानी कि हमारी जो नेटवर्थ है, नेट वैल्यू जो है हमारी है, नेट वैल्यू में जो इंक्रीज़ है वो कितना होगा। वहीं अगर हम ईएमआई ऑप्शन ना ले, अगर हम लोन ऑप्शन ना ले और अगर हम रेंट पे ले, तो हमारी जो 20 साल बाद जो हमारी एसेट की वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी, हमारे पास कितनी वैल्यू की एसेट हमारे पास आ जाएगी। तो हम ये फ्यूचर में इस तरीके की अप्रोच पे हम ये जो है डिसाइड कर रहे हैं, जिसमें भी ज़्यादा हमारी एसेट क्रिएट हो जाएगी हम वो ऑप्शन सेलेक्ट कर लेंगे। ना हमारे पास 30 लाख की जो वैल्यू थी प्रॉपर्टी की वो आज की डेट में 30 लाख थी, लेकिन हर साल उसमें 6% की इंक्रीज़ हो रहा है ना। 6% का इंक्रीज़ अगर हो रहा है तो 20 साल बाद हमारी जो प्रॉपर्टी की वैल्यू है वो निकल के आ जाएगी 96,21,406। नाउ अब हमें ये समझना पड़ेगा कि ये निकल के कैसे आया। तो आपको लेना है 30 लाख मल्टीप्लाई बाई 1 प्लस आर की पावर एन। एन यहाँ पे हो जाएगा 20 ईयर्स, और जो आर है वो आ जाएगा रेट ऑफ ग्रोथ, यानी कि रेट ऑफ ग्रोथ हमारी क्या थी 6%। नाउ 6% को हम एक और तरीके से लिख सकते हैं, वो है 0.06। अब हमने यहाँ पे 0.06 क्यों लिखा, क्योंकि 6% का मतलब होता है 6/100, ठीक है। जब भी आप 6/100 करोगे तो आपके सामने यही फिगर निकल के आएगा। नाउ अब हमने इसको कैलकुलेट किया तो 30 लाख मल्टीप्लाई बाई 1 प्लस 0.06 की पावर 20, और उसको हम जब सोल्यूशन करेंगे, जब उसको आंसर निकालेंगे तो ये हमारे पास निकल जाएगा 96,21,406.17। नाउ अगर आप केवल इन 4 डिजिट की फिगर से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको यहाँ पे हो सकता है कि 300 ही निकल गया है लास्ट में, लेकिन मैंने क्या है कि यहाँ आगे और फिगर थी तो मैंने उसको भी यहाँ पे कंसिडर किया, क्योंकि मैंने खुद ने कैलकुलेट किया था और आगे की फिगर मैंने यहाँ नहीं लिखी है। तो कंफ्यूज मत होना, यहाँ पे 100-150 रुपये का फ़र्क मायने नहीं रखता है, ठीक है। इतने से 100-150 रुपये के चक्कर में आप अपना जो है चीज़ें जो है आप इंडिफरेंस रह जाते हो, ठीक है। आप सिलेक्ट नहीं करोगे कि 100 रुपये अगर इसमें कम है तो मैं ये चीज़ सिलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। नाउ नेक्स्ट पढ़ते हैं। अब यहाँ पे मैं आपको एक और चीज़ बताना चाहूँगा कि इसका मतलब ये है कि अगर आप ईएमआई ऑप्शन सेलेक्ट करते हो और ये टर्म्स एंड कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है, तो आपका जो 20 ईयर्स के बाद में वो प्रॉपर्टी है वो वैल्यू रहेगी उसकी 96,21,406। यानी आपने जितना भी पेमेंट किया हो, अगर आप 20 साल तक उस प्रॉपर्टी को कैरी करते हो तो आपकी प्रॉपर्टी की वैल्यू निकल जाएगी 96,21,406।
नाउ अब हमें ये निकालना पड़ेगा कि अगर हम EMI ऑप्शन ना लें और अगर हम लोन ऑप्शन लेते हैं, सॉरी, अगर हम रेंट पे लेने का ऑप्शन लेते हैं तो हमारी जो 20 साल बाद प्रॉपर्टी की वैल्यू कितनी रहेगी, हमारी जो इन्वेस्टमेंट हमने की है उसकी वैल्यू कितनी रहेगी। तो चलिए करते हैं वो कैलकुलेट। तो जब भी हम बात करते हैं रेंट ऑप्शन में, तो उसकी जो वैल्यू है वो हमें दो तरीके से निकालनी पड़ेगी। हमें दो चीज़ों की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। पहला, इनिशियल इन्वेस्टमेंट। इनिशियल इन्वेस्टमेंट का मतलब हो गया कि आपने देखा था कि हमारी प्रॉपर्टी की वैल्यू 30 लाख थी, लेकिन बैंक जो है वो केवल 22.50 लाख यानी कि 22,50,000 ही फंड कर रहा था। 7,50,000 हमें अपने घर से लाना था। नाउ अगर हम रेंट पे रह रहे हैं तो हमें ये जो 7,50,000 है जो हम प्रॉपर्टी को ख़रीदने में लगाने वाले थे, अब हमें वो लगाने की ज़रूरत नहीं है। अब हम क्या करेंगे, सीधा वो उसको इन्वेस्ट कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे उसकी भी वैल्यू ग्रोथ होगी। साथ ही साथ EMI में हमें सेविंग होगा, यानी कि हमारा जो रेंट है वो EMI से शुरुआत में तो कम रहेगा। ठीक है, हमारा जो रेंट है वो बहुत कम रहेगा EMI से। आपने देखा था कि हमारा जो रेंट था वो 7,500 था, जबकि हमारी जो EMI थी वो लगभग 20,000 के करीब पहुँच चुकी थी। ठीक है, 19,833 हमारी EMI थी। तो नाउ यहाँ पे आप देख सकते हो क्लियरली, आपको पता चल रहा है कि आपको काफ़ी ज़्यादा बैलेंस जो है बच जाएगा। आप उस बैलेंस को सेव कर सकते हो, इन्वेस्ट कर सकते हो। और जो इन्वेस्ट थी उसकी हमने रेट जो निकाली थी वो थी 11.05%, यानी आपको हर साल उस पर कितना रिटर्न मिलेगा, 11.05। यानी कि अगर आज आप 100 रुपये इन्वेस्ट करते हो तो आपको अगले साल कितने मिलेंगे, 111 रुपये और 5 पैसे। नाउ चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम देखें तो 7,50,000 की अगर हम वैल्यू निकालेंगे आफ्टर 20 ईयर्स तो ये निकल के आएगी, क्योंकि देखिए अब आप में से कहीं सारे हो सकता है ये मुझसे क्वेश्चन करे कि सर 30 लाख की जो वैल्यू थी वो केवल 96 लाख निकल के आई, जबकि 7,50,000 की वैल्यू 61 लाख कैसे निकल के आ सकती है। मैं आपको बता दूं वहाँ हमने जो रेट ऑफ ग्रोथ ली थी वो मात्र 6% ली थी, जबकि यहाँ पे जो रेट ऑफ ग्रोथ है वो 11% है। ठीक है, अप्रॉक्स 11% है। तो इसीलिए ये जो उतने ही टाइम में कम वैल्यू होते हुए भी काफ़ी अच्छे से ग्रो हो गया। नाउ यहाँ पे मैंने कैलकुलेट नहीं किया है क्योंकि मैंने ये कैलकुलेशन आपके भरोसे छोड़ा है, तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि ये यहाँ पे वैल्यू क्या निकल के आएगी। ठीक है, पॉइंट के बाद आप 4 डिजिट ले सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे हम इस तरीके से इसको कैलकुलेट करेंगे और ये निकल के आएगा 61,01,442। नाउ ये हमें क्या बताता है कि अगर आप 7.5 लाख रुपये आज इन्वेस्ट करते हो और जो आपकी रेट ऑफ रिटर्न है, जो आपकी इन्वेस्टमेंट पे रेट ऑफ प्रॉफिट है वो अगर 11% का है, 11.05% का है, तो 20 साल बाद आपको 61,01,442 रुपीज़ मिलेंगे। नाउ ये तो बात हो गया इनिशियल इन्वेस्टमेंट का। अब हमें सेविंग्स को भी इन्वेस्ट करना है, तो हम उसके लिए एक टेबल बना रहे हैं, है ना। हालांकि ये टेबल मैंने एक्सेल में बनाई है, आप ये टेबल बना सकते हो। तो यहाँ पे मैंने मंथली रेंट लिया है हर साल का, क्योंकि हर साल 10% ये इंक्रीज़ हो रहा है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे हर साल मैंने 10% से ये इंक्रीज़ किया है। ठीक है, उसके बाद सेविंग इन रेंट, यानी कि यहाँ पे मैंने लिया है कि 19,833 था या 883 था शायद। तो वो जो पैसा था वो कितना बचा, ठीक है, 19,883 हमारे पास था, तो उसमें से 7,500 हमने रेंट के लिए दे दिया, तो हमारे पास बचा 12,383। तो इस तरीके से मैंने हर साल के लिए ये लिया है। और आप देखोगे कि जैसे जैसे हमारा रेंट इंक्रीज़ होता जा रहा है, क्योंकि हमारी EMI जो है वो कांस्टेंट थी, हमारी EMI हर साल नहीं बढ़ेगी, जबकि रेंट हर साल बढ़ रहा है, तो इसीलिए ये जो सेविंग है वो हर साल डिक्रीज़ होती जाएगी। ठीक है, और इसीलिए उसके बाद मैंने ईयर एंड पे, यानी कि ईयर एंड पे ये वैल्यू निकाली। अब ईयर एंड पे ये वैल्यू कैसे तरीके से निकाली, तो ये जो 12,383 था वो एक महीने की सेविंग थी। ठीक है, लेकिन हमें ईयरली सेविंग निकालनी है, यानी कि हमने इसको 12 से मल्टीप्लाई किया। लेकिन मैंने यहाँ पे 12 से मल्टीप्लाई ना करके कुछ और उसमें ऐड किया है ना। और कुछ और जो मैंने ऐड किया है वो है इंटरेस्ट का पोर्शन, क्योंकि ये जो आपको बचा है अगर आप उसे पहले महीने में इन्वेस्ट कर देते हो तो आपको 11वें महीने में कुछ एक्स्ट्रा जो है पैसा भी मिलेगा। तो वो एक्स्ट्रा पैसा भी जोड़ते हुए मैंने यहाँ पे लिया है। ठीक है, आपको कंफ्यूज नहीं होना, मैंने ये प्रॉपर्ली एक कैलकुलेशन के थ्रू किया है, और ये कैलकुलेशन आप पिछली वाली स्लाइड में देख सकते हो। यहाँ पे बस आपको करना ये है कि रेट इतनी ही रहेगी, बट यहाँ पे आपको जो है 20 की बजाय 12 ले लेना है, और जो फिगर निकल के आएगा उसको आपको हर जगह मल्टीप्लाई करना है, यानी कि आपको इससे भी मल्टीप्लाई करना है, इससे मल्टीप्लाई, और ये जो मल्टीप्लाई किया है वो करके आपको ये निकाल के आ जाएगा। ये जब मैंने मल्टीप्लाई किया था 12.62 समथिंग निकल के आया था। ठीक है, अप्रॉक्स मुझे इतना ही याद है, तो आप भी निकाल के देख सकते हो। नाउ ये सब निकलने के बाद हमने ये देख लिया कि ईयर एंड पे हमारी इसकी वैल्यू क्या निकल के आएगी, लेकिन हमें ईयर एंड पे वैल्यू नहीं चाहिए, हमें चाहिए आफ्टर 20 ईयर्स। तो
यहाँ पे 1 साल हमने कंप्लीट कर लिया था, ठीक है, यहाँ पे 1 साल कंप्लीट हो गया था, तो आफ्टर 20 ईयर्स के लिए हमें 19 ईयर्स और जोड़ने पड़ेंगे, ठीक है। इसकी वैल्यू 19 ईयर्स के बाद, यानी कि 1,56,363 की 19 ईयर्स के बाद क्या वैल्यू निकल के आएगी, तो निकल के आएगी 11,45,484। और ये भी हम इसी तरीके से फॉर्मूले से निकालेंगे, बस यहाँ पे 20 की बजाय 19 लिख देंगे और आगे चल के 18, देन 17, देन 16 इस तरीके से। और यहाँ पे आप देखोगे तो नेगेटिव भी फिगर हो रहा है। नेगेटिव फिगर होने का मतलब है कि आपको जो इन्वेस्टमेंट आपने की है वहाँ से निकालना पड़ेगा, ठीक है। और तो मैं ये मान के चल रहा हूँ कि जितने रेट पे आपने इन्वेस्ट किया है उतने ही रेट पे आपको वो लोन मिल रहा है, उस इन्वेस्टमेंट से लोन मिल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने सिमिलरली नेगेटिवली ले लिया है और इस तरीके से मैंने ये कैलकुलेशन किया है। और जब ये कैलकुलेशन कंप्लीट हो जाएगा तो ये टोटल निकल के आएगा, जो हम नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे। तो यहाँ से ये निकल गया है 35,15,115 और ये हमारा 7,50,000 का इनिशियल अमाउंट जो था उससे हमें जो इन्वेस्टमेंट से ग्रोथ हुई थी, तो ये दोनों जो अमाउंट है वो निकल के आएगा 96,16,558। अगर आप इसको टोटल करोगे तो ये निकल के आएगा। नाउ अगर हम देखें तो जो हमारी टोटल नेटवर्थ है वो इसके अंदर, और साथ ही साथ जो हमारी नेटवर्थ निकल के आई थी EMI ऑप्शन में, उसके अंदर भी लगभग सिमिलरली है 96,21,000। और यहाँ पर भी अगर आप देखो तो ये जो वैल्यू निकल के आ रही है वो 96 लाख लगभग 16,000, यानी कि केवल 5,000 का फ़र्क है, और वो भी क्योंकि मैंने रखा है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो आप इनडिफरेंस हो सकते हो कि आपको कौन सा ऑप्शन लेना चाहिए। तो यहाँ पे मैंने यहाँ पे इसीलिए जो फिगर्स है वो इस तरीके से डिज़ाइन किए थे ताकि आपको समझ में आए कि इस तरीके से आप इनडिफरेंस हो सकते हो। लेकिन अगर यहाँ पे कहीं पर भी चेंज आता है तो आप कैलकुलेट करके ये पता लगा सकते हो कि आपको क्या जो डिसीजन है वो लेना है, ठीक है, जिसमें वैल्यू ज़्यादा हो रही है। अगर हम आज अभी अपना जो ये प्रॉब्लम है अगर इसमें भी अगर हम देखें तो हमारी EMI ऑप्शन में ज़्यादा वैल्यू निकल के आ रही थी, भले ही वो 5,000 थी लेकिन उसमें ज़्यादा वैल्यू थी। तो अगर हम चाहे तो EMI ऑप्शन ले सकते हैं, हालांकि 5,000 हमें मायने नहीं रखते हैं। तो आपकी इच्छा है आप क्या अप्रोच वहाँ लेते हो। जहाँ पे 1 लाख 2 लाख या 5 लाख का सवाल आता है तो वहाँ पे फिर आपको वैल्यू कंसिडर करना चाहिए और उस तरीके से फिर अकॉर्डिंगली डिसीजन लेने चाहिए। आज का वीडियो बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच। आई होप आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। नाउ गुड डे, गुड बाय। लेकिन अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक करिए। साथ ही साथ अगर आपको इस वीडियो के बारे में कोई भी शिकायत करनी है तो कमेंट बॉक्स ओपन है, आप वहाँ मुझे बता सकते हैं। साथ ही साथ अगर कोई क्वेश्चन पूछना है तो वो भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। थैंक यू वेरी मच वंस अगेन। गुड डे, गुड बाय।